Hello everybody, my name is Muhammad Riaz teacher and I welcome you for DSCJ Teleclasses, a digital initiative by our worthy Director School Education Jammu. My name is Muhammad Riaz teacher and I am going to take chapter genetics from class 10th biology. और आज की क्लास के जो लर्निंग आउटकम्स रहेंगे वो कुछ इस तरह से है। जेनेटिक्स इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, देन वेरिएशंस, देन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, उसके बाद मेंडल्स वर्क ऑन पी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड फाइनली हम टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सपेरिमेंटेशन मेंडलिज्म का पढ़ेंगे हम और बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी तो फाइनली हम जो है वो टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज़म्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। तो जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि करैक्टर्स पेरेंट्स से यंग वंस में कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे ट्रांसमिट होते हैं और वेरिएशन किस वजह से होती हैं। तो ये सारा हम इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि हेरिडिटी इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ पेरेंटल करैक्टर्स। पेरेंट्स से यंग वंस में जो करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, इसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और अगर हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स की बात की जाए तो इसकी हिस्ट्री को हम दो पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल पीरियड और मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा जो जेनेटिक्स का है ये मेंडलिज्म से स्टार्ट होता है, मेंडल के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट उसने डिस्कवरीज़ की जो कि आज मॉडर्न जेनेटिक्स का फाउंडेशन माना जाता है जिसको। तो इसी तरह से मेंडल के वर्क को उस टाइम एप्लीकेबिलिटी और उसको आइडेंटिफिकेशन उस वक्त नहीं मिली, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। उसके बहुत सारे रीज़न थे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो साथ ही साथ 1901 में 1901 में जाके 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया और बताया दुनिया को कि एक मेंडल का वर्क जो है ये जेनेटिक्स की दुनिया में कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है आई। देन उसके बाद जीन की टर्म काइन हुई 1909 में। इसी तरह से देन फाइनल डिस्कवरीज होती चली गई जेनेटिक्स की फील्ड में। और उसके बाद साइंटिस्ट इस इन्वेस्टिगेशन में लग गए कि वो फिज़िकल एंटाइटी कौन सी है, वो फिज़िकल स्ट्रक्चर कौन सा है कि जो पेरेंट्स से यंग वंस में ट्रांसफ़र होता है। तो इसी बीच 1953 में डीएनए की डिस्कवरी होती है। तो डीएनए की डिस्कवरी के बाद ये पता चला कि इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का सेगमेंट है जिसको हम जीन कहते हैं, जो ट्रांसफ़र करता है, जिसकी मदद से जो है करैक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फादर से यंग वंस में और पेरेंट्स से यंग वंस में, जिससे करैक्टर्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं। तो लेट्स बिगन, हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वेरिएशंस। आप देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ फ्री एयर लोब और देन फ्यूज्ड एयर लोब। उसके बाद यहाँ आप स्ट्रेट हेयर्स देख रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, देन कर्ली हेयर्स आप देख रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बेशुमार ह्यूमन बींग्स के अंदर भी और बाकी प्रजातियों में भी, बाकी स्पीशीज़ में भी ऐसे हमें बहुत सारी वेरिएशंस, छोटी छोटी डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं। तो इनको हम वेरिएशंस कहते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएशंस के बेनिफिट्स क्या हैं, सर्वाइवल वैल्यू कैसे ये बढ़ाता है स्पीशीज़ की। तो मैं आपको बताता चलूँ कि वेरिएशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वेरिएशंस दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल बताता चलूँ कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आप देखते हैं, उनकी शक्लो सूरत मिलती जुलती है और इसी तरह से वो फादर के साथ, मदर के साथ उनके जो कुछ करैक्टर्स जो हैं वो मैच करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को, छोटे छोटे डिफरेंसेस को हम वेरिएशंस कहते हैं। तो दीज वेरिएशंस आर यूज़फुल, और ये वेरिएशंस यूज़फुल होती हैं अडेप्ट करने के लिए, एक ऑर्गेनिजम्स को वेरिड इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए ये
बहुत ही यूज़फुल साबित होती हैं। जैसे हम नेक्स्ट एवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, और चेंजिंग के साथ साथ वही स्पीशीज़ में से वही मेंबर्स जिनके अंदर कुछ यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं, वो उस वेरिड इन्वायरमेंट में अपने को अडेप्ट कर लेते हैं और इसका सर्वाइवल वैल्यू है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स कैसे डिटरमिन होता है? इट इज़ डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम में सेक्स इज़ डिटरमिन्ड। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एवरी बॉडी हैज़ 46 क्रोमोसोम, चाहे वो मेल है फीमेल है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस होता है कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेल के अंदर अगर हम देखें तो 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के अंदर 44 प्लस XX क्रोमोसोम होते हैं। विद द रिज़ल्ट क्या होता है कि जब गैमेट्स बनते हैं तो जो मेल गैमेट प्रोड्यूस होता है, फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस होता है, इट कैरीज ओनली X क्रोमोसोम्स। फीमेल के गैमेट्स के अंदर 100% गैमेट्स में X क्रोमोसोम होगा, लेकिन मेल के अंदर स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होंगे वो 2 टाइप्स के प्रोड्यूस होंगे। उनमें हाफ ऑफ द स्पर्म्स में X क्रोमोसोम होगा और हाफ ऑफ द गैमेट्स में Y क्रोमोसोम होगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होती है, इफ़ ए स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम, अगर एक स्पर्म जिसमें Y क्रोमोसोम है वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर द स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, अगर मेल का X क्रोमोसोम जब फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो फीमेल चाइल्ड जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ एक इम्पॉर्टेंट सोशल हमारे यहाँ एक इशू क्रिएट किया जाता है कि फ़ीमेल्स को बोला जाता है कि उसको टॉर्चर किया जाता है कुछ सोसाइटीज़ में कि फ़ीमेल चाइल्ड अगर उसके यहाँ 2-3 फ़ीमेल बच्चे पैदा हों तो उसको कहा जाता है कि मेल बच्चा जो है क्यों नहीं पैदा हो रहा है। तो यहाँ देखें ये 50-50 चांस होता है कि मेल प्रोड्यूस होगा या फीमेल प्रोड्यूस होगा। ये सारा जो है ये बाय चांस होता है कि कौन सा स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट के साथ। तो यहाँ जो है मेल के अंदर वेरिएशन होता है, 2 टाइप के जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ फीमेल के कंट्रोल में या मेल के कंट्रोल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। जो स्पर्म पहले जो है फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ, तो वही डिटरमिन करता है कि मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा या फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन बींग्स का कैरियोटाइप। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आप देखें यहाँ पर ये ह्यूमन बींग्स का कैरियोटाइप है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है क्रोमोसोम 1 नंबर, ये पेयर में होते हैं। ये 23 पेयर्स हैं, 22 ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। तो दिस इज़ कैरियोटाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये फादर से आते हैं किसी यंग वन में, और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मदर से आते हैं। तो यहाँ भी आप देख लें कि मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, तो Y क्रोमोसोम जो है वो थोड़ा शॉर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू X क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट हम इस डायग्राम की मदद से देखते हैं कि हाउ सेक्स इज़ डिटरमिन्ड। मेल के अंदर यहाँ देखें आप फादर में XY क्रोमोसोम होगा अगर, तो मदर में XX क्रोमोसोम। तो जब मेल के अंदर गैमेट्स बनेंगे तो 2 टाइप के बनेंगे, X स्पर्म्स बेरिंग X क्रोमोसोम एंड स्पर्म्स बेरिंग Y क्रोमोसोम। इसी तरह से फीमेल के अंदर एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 100% एक जैसे होंगे, जिनमें सिर्फ 22 प्लस X क्रोमोसोम होंगे। तो यहाँ चांस होता है कि मेल गैमेट X वाला फ्यूज़ करेगा या Y वाला फ्यूज़ करेगा मदर के एग के साथ। तो अगर X क्रोमोसोम फ्यूज़ करता है तो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड जो है बनती है।
अगर वाई क्रोमोज़ोम जो है द स्पर्म बेरिंग वाई क्रोमोज़ोम अगर वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमेट के साथ तो यहाँ मेल चाइल्ड डेवलप होता है। और इसी तरह से मैं एक चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ कि स्पर्म्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं, स्पर्म बेरिंग एक्स क्रोमोज़ोम एंड स्पर्म्स बेरिंग वाई क्रोमोज़ोम। तो इनमें से कोई सा भी जो है फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ कर सकता है, वेदर एक्स विल फ्यूज़ विद द फीमेल गैमेट और वाई विल फ्यूज़ विद द फीमेल गैमेट। तो इसी वजह से जो प्रोबेबिलिटी है मेल चाइल्ड के बनने की या फीमेल चाइल्ड के बनने की, इट इज़ 50%। 50% फीमेल चाइल्ड के बनने की प्रोबेबिलिटी होती है एंड 50% प्रोबेबिलिटी इज़ दैट द चाइल्ड विल बी मेल। तो एक क्वेश्चन मैं इंटरटेन यहाँ कर रहा हूँ कि आप किसी फैमिली में देखते हैं कि 2 सिस्टर्स होती हैं और 1 ब्रदर होता है। इसी तरह से किसी किसी फैमिली में 4 सन्स होते हैं या किसी किसी फैमिली में 5 डॉटर्स होती हैं। तो ये कैसे फिर इसमें आएगा कि मैंने कहा कि 50% जो है वो प्रोबेबिलिटी होती है मेल चाइल्ड बनने की और फीमेल चाइल्ड की। तो इसके लिए मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दूंगा कि आप एक कॉइन को लें और उसको टॉस करें। जब कॉइन को आप टॉस करेंगे 5 टाइम्स तो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि इट में बी 4 टाइम्स हेड 1 टाइम टेल या 3 टाइम्स हेड 2 टाइम टेल, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप 100 टाइम्स या 500 टाइम्स उस कॉइन को टॉस करेंगे तो द रिज़ल्ट में बी डिफरेंट। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50-50 के आसपास आकर के टिकेगी। ये आप खुद भी स्टूडेंट्स छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल दूँ आपको। आप किसी छोटी सी फैमिली से बाहर निकलें, आप किसी छोटे से विलेज की आप पॉपुलेशन जब देखेंगे या किसी स्टेट की पॉपुलेशन हम देखते हैं या कंट्री की पॉपुलेशन देखते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमें वो 50% मेल और 50% फीमेल ही नज़र आते हैं, दिखाई देते हैं। तो जैसे विलेज में हम देखते हैं कि मेल्स ऑलमोस्ट 994 होते हैं और फीमेल्स जो है 989, इस रेंज में या ऑलमोस्ट ये 50-50 के पास जो है आकर के टिकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वेदर द मेल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड और फीमेल चाइल्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होती है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं मेंडलिज्म। मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और 7 साल तक वो एक्सपेरिमेंट्स करता रहा। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि उसने 7 करैक्टर्स पी प्लांट के अंदर देखे कि वहाँ पर कुछ वेरिएशंस उसको नज़र आए। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ हाइट ऑफ द प्लांट। पी प्लांट है, पी प्लांट की पॉपुलेशन है, तो वहाँ उसने देखा कि टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट, लॉन्ग स्टेम प्लांट एंड शॉर्ट स्टेम प्लांट। इसी तरह से उसने देखा कि ग्रीन कलर के सीड्स और येलो कलर के सीड्स। इसी तरह से उसने देखा वायलेट कलर के फ्लावर्स और वाइट कलर के फ्लावर्स ये पी प्लांट में प्रेजेंट थे। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन बींग्स में बताया था कि छोटे छोटे वेरिएशंस हमें नज़र आते हैं। अगर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर अगर हम देखें तो हमें छोटे छोटे वेरिएशंस नज़र आते हैं। इसी तरह से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स जो किए उसकी साइंटिफिक आई थी, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से उसने देखा तो उसको ये वेरिएशंस नज़र आए। हालांकि हम अगर पी प्लांट को देखते हुए निकल जाते हैं या किसी और प्लांट को या एनिमल को देखते हैं तो हमें ज़्यादा वेरिएशंस हुए नज़र नहीं आते हैं, लेकिन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच से अगर हम देखेंगे तो हमें वेरिएशंस नज़र आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट के अंदर 7 जो है वो करैक्टर्स देखे और उन करैक्टर्स को लेके आगे वेरिएशंस देखा। जहाँ आप देख सकते हैं कि साइज़ ऑफ द स्टेम की साइज़ है वो शॉर्ट है और लॉन्ग है। करैक्टर एक ही है, दैट इज़ हाइट ऑफ द प्लांट, लेकिन यहाँ पर जो है लंबी हाइट वाला और छोटी हाइट वाला। इसी तरह से यहाँ कलर ऑफ द सीड है। कलर ऑफ द सीड में उसने 2 वेरिएशंस देखे, एक येलो कलर सीड और दूसरा ग्रीन कलर सीड। तो करैक्टर कौन सा है? करैक्टर इज़ कलर ऑफ द सीड। तो इसमें उसने वेरिएशंस देखे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, मेंडल was Austrian monk. He started
हाइब्रिडाइजिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी, पाइजम सटिवम के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट्स किए। 1857 से उसने स्टार्ट किए और 7 साल तक उसने एक्सपेरिमेंट्स करता रहा वो। तो मेंडल सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग हिज लॉज वेयर एज अदर बोटनिस्ट्स फेल्ड। उस टाइम में मेंडल को जो सक्सेस मिली उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वाई मेंडल सक्सीडेड इन एस्टेब्लिशिंग सम कंक्लूजन्स, सम लॉज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीज़न था कि मेंडल ने जो अपना प्लांट सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए, दैट इज़ पी। तो पी कैन बी सेल्फ्ड और क्रॉस्ड विद इक्वल ईज। पी के साथ हम क्रॉसिंग भी और सेल्फिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉल को हम ड्वार्फ के साथ क्रॉस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसका फ्लावर जो है क्लोज्ड होता है, नॉर्मली इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, लेकिन अगर क्रॉस हम करना चाहें शॉर्ट प्लांट को टॉल के साथ तो वो हम कर सकते हैं। फ्लावर में ये हम प्रोसीजर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल टॉल को हम शॉर्ट से क्रॉस करना चाहते हैं तो टॉल प्लांट्स की या ड्वार्फ प्लांट की हम मेल पार्ट को, एंथर्स को रिमूव कर देते हैं, जिसको हम इमैस्कुलेशन कहते हैं, और दूसरे प्लांट की, स्मॉल प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो उसके ऊपर डालेंगे हम, तो इससे क्रॉस पॉलिनेशन हम इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेंडल की सक्सेस के रीज़न थे कि मेंडल ने 2 प्लांट्स को क्रॉस किया हैविंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि जो ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल, जैसे मैंने आपको बताया टॉल और शॉर्ट, इसी तरह से मैंने बताया कि येलो कलर सीड एंड ग्रीन कलर सीड, तो ईज़िली रिकॉग्नाइजेबल, ईज़िली काउंटेबल उसने कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए और एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि उसको काउंट करने में, रेशोज़ निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह से ही केप्ट ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। वो जो एक्सपेरिमेंट्स करता गया और उस एक्सपेरिमेंट्स को वो रिकॉर्ड रखता गया कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, F2 जनरेशन में क्या हो रहा है, F3 जनरेशन में क्या होगा। इससे पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है लॉज कंक्लूड करने में उसको आसानी हुई। तो इसी के बाद उसने ही यूज स्टैटिस्टिकल अप्रोच। इसने प्लांट्स को काउंट किया कि फर्स्ट जनरेशन में कितने प्लांट्स आ रहे हैं, सेकंड जनरेशन में कितने प्लांट आ रहे हैं, तो इस वजह से वो कुछ कंक्लूजन ड्रा कर सका और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज वो फाउंड कर सका। उसके बाद ही यूज्ड ओनली 1 or 2 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। जब वो एक्सपेरिमेंट करता था वो 1, 2 या 3 कैरेक्टर जो है वो लेता था और उनका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन तक वो जो है वो स्टडी करता रहा। इसकी वजह से उसने पूरे ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं किया, लेकिन एक कैरेक्टर को या 2 कैरेक्टर को वो दूसरी जनरेशन में और तीसरी जनरेशन तक वो डिस्कस करता चला गया और रिकॉर्ड रखता चला गया, और उससे वो पैटर्न वो देखता गया कि कैरेक्टर्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी वो कर पाया। तो इसी तरह से मेंडल को अपने टाइम में सक्सेस नहीं मिली। उसने पेपर जो पब्लिश किया, लेकिन लोगों ने उसको जो है वो प्रेफर नहीं किया। उस वक्त लोगों ने उस टाइम उसको उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि मेंडल ने स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो है फॉर द फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में यूज़ की थी। जो बोटनिस्ट को उस वक्त के जो बायोलॉजिस्ट थे उसको ये नया सा लगा और उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद जो है मेंडल का वर्क इतना इम्पोर्टेंस बताई गई इस काम की कि ये हम कहते हैं कि जेनेटिक्स की ये फाउंडेशन है। उसके बाद नेक्स्ट मैं बताता चलूँ आपको कि नेक्स्ट हम देखते हैं मेंडल ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट के साथ, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मेंडल ने 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉस किया हैविंग कंट्रास्टिंग ट्रेड्स फॉर ए सिंगल कैरेक्टर। एक कैरेक्टर उसने लिया और क्रॉस किया, उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जांपल टॉल और ड्वार्फ के बीच में उसने क्रॉस किया तो यहाँ एक ही कैरेक्टर उसने कंसीडर किया, दैट इज़ हाइट ऑफ द प्लांट। और हाइट ऑफ द प्लांट के लिए उसने 2 वैरायटीज़ देखी थी, जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक टॉल और एक ड्वार्फ। ये 2 वैरायटीज़ हैं, लेकिन कैरेक्टर जो है एक ही था। जब उसने क्रॉस किया तो इन दिस क्रॉस ओनली 1 कैरेक्टर दैट इज़ हाइट ऑफ द प्लांट वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो नेक्स्ट अब उसकी फाइंडिंग्स क्या थी वो मैं बताऊँ आपको कि नेक्स्ट जो उसकी फाइंडिंग्स थी दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्राइकिंग कि उसने
टॉल प्लांट के बीच में और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस किया और नेक्स्ट फर्स्ट जनरेशन जो उसको मिली वो दैट इज़ टॉल। फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट उसको टॉल मिले, ड्वार्फ छुप गया, ड्वार्फ नहीं मिला। तो उसने फिर सेल्फिंग की F1 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में उसको टॉल भी मिले और ड्वार्फ भी मिले इन द रेशो 3:1। तो यहाँ से उसको स्ट्राइकिंग रिजल्ट्स मिले और उसने रिकॉर्ड रखा कि किस तरह से जो है इनहेरिटेंस करैक्टर्स का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल F1 जनरेशन में उसको टॉल मिला, उसने कहा कि जो करैक्टर T1 F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जो एक्सप्रेस नहीं करता है दैट इज़ रिसेसिव ट्रेट। तो दो को क्रॉस किया उसने तो टॉल मिला। उसके बाद उसने फाइंड करना चाहा कि क्या टॉल करैक्टर तो एक्सप्रेस हुआ, ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो क्या ये नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होगा या नहीं होगा। तो उसने जब सेल्फिंग की F1 जनरेशन की तो F2 जनरेशन में उसको टॉल प्लांट भी मिले और ड्वार्फ भी मिले। तो इससे उसने एक स्ट्राइकिंग इंटरप्रिटेशन और रिज़ल्ट निकाला कि ड्वार्फ प्लांट अगर यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब ड्वार्फ प्लांट जो है, ड्वार्फ करैक्टर जो है वो लॉस नहीं होता है, लेकिन वो रिसेसिव रहा इसमें। लेकिन आगे जब वो इस कॉम्बिनेशन में स्मॉल टी में आएगा तो वो एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया, इससे उसने 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, देन लॉ ऑफ पेयर्ड करैक्टर्स एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कैसे उसने दिए, कौन सी फाइंडिंग्स उसकी थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उसको जो F2 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट भी मिला और टॉल भी मिला, लेकिन F1 में सिर्फ एक ही करैक्टर जो है वो एक्सप्रेस हुआ था। तो जब F2 जनरेशन में उसको टॉल भी ड्वार्फ भी मिला तो उसने कहा कि ये जो रीपेयर हो रहा है रिसेसिव करैक्टर इन F2 जनरेशन सजेस्ट दैट समवेयर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स द फैक्टर्स कंट्रोलिंग करैक्टर सेग्रीगेट। कि ये जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं करैक्टर्स को, मेंडल ने फैक्टर कहा था, उस टाइम जीन जो है वो कायम नहीं हुई थी टर्म के। फैक्टर्स जो पेरेंट्स से यंग वंस में जाते हैं वो करैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, तो ये एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये उसने कहा कि F1 जनरेशन से F2 जनरेशन तक जो उसने देखा कि ड्वार्फ प्लांट बन रहा है, तो इट मीन्स कि ड्वार्फ फैक्टर और टॉल फैक्टर जो है ये अलग हुए। जब अलग हुए तो अलग होने के बाद जो है ड्वार्फ के बनने के चांसेस बने यहाँ पर। तो यहाँ टॉल भी बन रहा है, ड्वार्फ भी बन रहा है इन द रेशो ऑफ 3:1। तो प्रोबेबिलिटी भी जो है वो 3:1 बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें टॉल और ड्वार्फ, ये फैक्टर दोनों प्रेजेंट थे T1 में, वो उसको पता चला F2 जनरेशन से कि ड्वार्फ प्लांट प्रोड्यूस हुआ। तो इस वजह से उसने कहा कि टॉल और ड्वार्फ अलग हुए और रिकम्बाइन हुए। जब रिकम्बाइन हुए तो यहाँ टॉल भी बन रहा है और ड्वार्फ भी बन रहा है, लेकिन टॉल के बनने की जो प्रोबेबिलिटी है और ड्वार्फ के बनने की वो 3:1 है। तो इस तरह से वो अपना फर्स्ट लॉ दे पाया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, कि जब गैमेट्स बनते हैं वो प्योर होते हैं और आगे जो है ये किसी न किसी स्टेज पे जो है फैक्टर्स अलग होते हैं, तभी जो है प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी यानी ड्वार्फ प्लांट के बनने की हो सकती है। दूसरा लॉ जो उसने दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो क्लियर है यहाँ पर कि जो उसने क्रॉसिंग की टॉल और ड्वार्फ में, और ये कहा कि फर्स्ट जनरेशन में जो करैक्टर एक्सप्रेस करता है उसको हम कहते हैं डोमिनेंट करैक्टर, और जो सप्रेसिव रहता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, उस फैक्टर को हम कहते हैं रिसेसिव फैक्टर। तो पी प्लांट के अंदर टॉलनेस इज़ डोमिनेंट। इसी तरह से बाकी उसने क्रॉसिंग की, एक जो करैक्टर एक्सप्रेस करता था उसको उसने डोमिनेंट कहा, और जो एक्सप्रेस नहीं करता था उसको उसने रिसेसिव ट्रेट कहा। इसी तरह से लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स है। तो ये उसको कैसे पता चला कि एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए किसी प्लांट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 फैक्टर्स होते हैं। वो उसको इस तरह से पता चला कि मेंडल फाउंड दैट इन एन ऑर्गेनिज्म ए करैक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन एन ऑर्गेनिज्म बाय 2 फैक्टर्स। दीज 2 फैक्टर्स लाई ऑन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये 2 फैक्टर जो हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं एक करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये उसको इस तरह से पता चला कि यहाँ आप देख सकते हैं कि F1 जनरेशन में टॉल फैक्टर भी था और ड्वार्फ भी था। तो इसी तरह से उसने ये फाइंड किया कि जो क्रॉसिंग उसने की थी पेरेंट्स में, टॉल प्लांट में और ड्वार्फ प्लांट में भी,
तो इनमें भी जो है दो फैक्टर्स प्रेजेंट थे पेरेंट्स में, तो गैमेट बनते टाइम वो सेग्रीगेट हुए। देन नेक्स्ट लेवल का जो इंडिविजुअल नेक्स्ट जनरेशन बनी उसमें टाल भी बने और ड्वार्फ भी बने। तो इस तरह से उसने सक्सेसफुली फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ और थर्ड लॉ जो है इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स जो है ये ड्राइव किए मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। तो नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फैक्टर, व्हाट इज़ जीन। तो मेंडल ने फैक्टर कहा था इट इज़ ए हेरिडिटी यूनिट दैट कंट्रोल्स वन करैक्टर, एक करैक्टर एक बॉडी में एक फैक्टर जो है कंट्रोल करता है। उसने कहा टॉलनेस के लिए एक फैक्टर है, शेप ऑफ द सीड के लिए एक फैक्टर है, इसी तरह से कलर ऑफ द सीड के लिए एक फैक्टर है। इसी तरह से उसने कहा कि एक्सियल फ्लावर है या टर्मिनल फ्लावर है उसके लिए एक फैक्टर है। तो इसी तरह से मेंडल कॉल्ड इट फैक्टर। उसके बाद जॉनसन ने टर्म कॉइन की थी 1909 में, दैट इज़ जीन इज़ द फिज़िकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने कहा था कि जीन इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, कि ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं लेकिन जब वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो एक जीन एक करैक्टर को जो है वो ट्रांसफ़र करता है। इसी तरह से हम अलील्स देखते हैं। व्हाट इज़ अलील, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अलील्स आर द ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन, एक जीन के दो फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही शेप है इनकी। फॉर एग्जांपल यहाँ कैपिटल टी है इस लोकस पे और इसी लोकस पे जो है स्मॉल टी है। कैपिटल टी टॉल को एक्सप्रेस करेगा और स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन करैक्टर एक ही है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के एक ही लोकस पे ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं लेकिन करैक्टर एक ही। जैसा कि मैंने आपको बताया टॉल एंड ड्वार्फ, एक टॉल को रिप्रेजेंट करता है एक ड्वार्फ। दीज आर द अल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। नेक्स्ट फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप इज़ द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक्सटर्नली कैसा ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, टॉल है ड्वार्फ है, उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो जीनोटाइप इट इज़ अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल टॉल है और ड्वार्फ है, कैपिटल टी इज़ फॉर प्योर टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज़ फॉर हाइब्रिड टॉल। तो ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं। एक प्लांट जो है हम दिखने में टॉल नज़र आता है और दूसरा भी टॉल नज़र आता है, लेकिन नेक्स्ट जब क्रॉसिंग करेंगे हम सेल्फिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्योर टॉल था या हाइब्रिड टॉल था। नेक्स्ट होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस क्या होता है, एक इंडिविजुअल जो है हैविंग आइडेंटिकल अलील्स फॉर ए करैक्टर। फॉर एग्जांपल एक प्लांट है उसके अंदर दो अलील्स हैं सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है, तो उसको हम कहेंगे वो होमोजाइगस है। तो दूसरा प्लांट है हेटेरोजाइगस, एन इंडिविजुअल हैविंग टू कंट्रास्टिंग अलील्स फॉर ए करैक्टर, जिसमें दो अलग अलग अलील्स होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा या कैपिटल आर स्मॉल आर होगा, एक डोमिनेंट अलील होगा एक रिसेसिव अलील होगा, उसको हम कहेंगे कि वो हेटेरोजाइगस और उस करैक्टर के लिए वो हेटेरोजाइगस है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट जो है इसका मैं कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में और डाई हाइब्रिड क्रॉस और दूसरे इस तरह के मैं डिस्कस करूँगा। तो असाइनमेंट जो आपके लिए है वो अच्छी तरह से आप करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। हाउ द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज़ डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर सेक्स कैसे डिटरमिन किया जाता है, कितने जिसको आप बारीकी से पढ़ेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं। तो इसी तरह से व्हाट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसको आप ब्रीफली जो है अपनी नोटबुक्स पे लिखेंगे। तो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं जल्दी ही आपके साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।